हाँ देखो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग मशीन चल रहा है। इससे अपन ने फर्स्ट लिखा था टाइप्स ऑफ वाइंडिंग, तो अपन ने पढ़ा था कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग और सेकंड पढ़ा था अपन ने डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग क्या थी, तो इस तरह से एक ही पोल पे इस तरह से यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड थी, मतलब एक था आपकी कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग, दूसरी थी आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो ये है आपकी कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग, इसका डायग्राम है, और ऐसी आपकी ये डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने देखा था कि कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में क्या क्या डिफरेंस है। तो बेसिक डिफरेंस था ईएमएफ इक्वेशन में, और ये कहाँ कहाँ पे यूज होती है, इनके मैग्नेटिक एक्सिस में, ये सारे इसके बेसिक डिफरेंस थे। देन सेकंड क्लास में उसके बाद हमने पढ़ा था कॉइल पिच क्या होती है। अगेन देखो कॉइल पिच क्या है, कॉइल पिच या कॉइल स्पान, ये कॉइल है, इस कॉइल के जो दो साइड है, एक साइड ये और एक साइड ये, इन दोनों साइड के बीच में जो डिस्टेंस है अपनी, वही है अपनी कॉइल पिच। अब सेम ऐसे ही अपने दो पोल है, एक पोल यहाँ कनेक्टेड है, एक पोल यहाँ कनेक्टेड है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी आपकी पोल पिच, और जो कॉइल के बीच के डिस्टेंस है वो हो जाएगी कॉइल पिच या कॉइल स्पान। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल होंगे तो वो वाली वाइंडिंग अपनी कहलाती है फुल पिच वाइंडिंग। व्हेन कॉइल स्पान इज इक्वल टू पोल पिच, देन वाइंडिंग इज नोन एज फुल पिच वाइंडिंग। अगर ऐसा नहीं है तो अपनी वाइंडिंग कहलाएगी शॉर्ट पिच वाइंडिंग। ये तो अपन फर्स्ट किया फुल पिच कॉइल, फुल पिच कॉइल। देखो जितनी एन और एस के बीच में डिस्टेंस है उतनी ही इस कॉइल के बीच में डिस्टेंस है, तो अपना कॉइल स्पान इक्वल टू पोल पिच है, तो अपन इसको बोलेंगे फुल पिच कॉइल। देखो कॉइल में ये वाला, हाँ ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट पिच कॉइल क्या है, ये कॉइल के बीच की डिस्टेंस अपनी इतनी है, यहाँ से लेके ऑनली इतनी एंगुलर डिस्टेंस का मेजर करता है। तो आपकी कॉइल के बीच के डिस्टेंस क्या है, ये आपके पोल के बीच के डिस्टेंस क्या है, ये। तो जो आपकी पोल पिच है, पोल पिच इज मोर देन आपकी कॉइल स्पान। जब ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं अपन शॉर्ट पिच वाइंडिंग। तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग मतलब ये वाले डिस्टेंस शॉर्ट है एस, तो जब ये पूरा आपका होता है 180 डिग्री, अब आपका ये पूरा 180 तो होगा नहीं, क्योंकि 180 तक तो गया नहीं, 180 से कम है। तो सपोज ये वाली चीज अगर अपन अल्फा ले रहे हैं, ये वाली चीज अगर अपन अल्फा बोल रहे हैं, ये वाली बात कितनी हो जाएगी, ये 180 माइनस अल्फा, इस तरह से। तो यहाँ तक अपन ने लिख लिया है शॉर्ट पिच कॉइल। कॉर्डिंग एंगल इसी को बोलते हैं, जो आपका एंगल है ये होता है आपका कॉर्डिंग एंगल। आज अपन को इन सब पे बेस्ड न्यूमेरिकल करना है। ये बहुत छोटी छोटी आपकी फॉर्मूला है, इनके ऊपर थ्योरिकल क्वेश्चन कम बनते हैं। वो क्या करते हैं, छोटे छोटे उसने एक क्वेश्चन दे दिया, उसके साथ में न्यूमेरिकल दे दिया, तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल चार्ट आप ऐसे बस हाथ पर न्यूमेरिकल करिए। अब यहाँ देखो, ये जो पोर्शन होता है कॉइल का, ये कहलाता है आपका एक्टिव साइड। जो ये वाला पोर्शन होता है ये कहलाता है ओवरहेड, ओवरहेड, ओवरहेड वाला पोर्शन। दिस इज एक्टिव साइड, दिस इज ओवरहेड। यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो यूजफुल भी अपने नहीं रहता है। किस तरह से होता है आपका, ये देखो इस तरह से आपकी कॉइल आती है, अब ये ओवरहेड यहाँ, फिर ये दूसरा पोर्शन इस तरह से जाता है। ठीक है, ये और यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो इसके अंदर ही रहता है, लेकिन यहाँ वाला कुछ पार्ट इसका वेस्टेज जाता है, ओवरहेड बोलते हैं। अब देखो न्यूमेरिकल करने अपन को, तो बेसिकली कुछ फॉर्मूले अपन को पता होनी चाहिए। सबसे पहले ये देखो, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, अ सिंगल टर्न कॉइल हैज टू एक्टिव साइड। एक कॉइल होती है, इसमें एक्टिव साइड कितने होते हैं, दो, एक गिरा एक गिरा। ठीक है, तो अ सिंगल टर्न कॉइल हैज टू एक्टिव साइड और अदरवाइज कॉल्ड एज कंडक्टर। अगर एक ही एक्टिव साइड है तो उसको अपन बोलेंगे कंडक्टर। अगर दो एक्टिव साइड है तो अपन इसको बोलेंगे सिंगल टर्न कॉइल। ये एक कॉइल बन गई है, लेकिन इसमें अपन ने एक ही टर्न लिया तो ये होगी सिंगल। अगर इसी के साथ अपन इस तरह से बनाते हैं, इसी में और भी अपन ऐड करते रहते हैं, तो ये होती है आपकी मल्टी टर्न कॉइल। ये होती है आपकी मल्टी टर्न, क्योंकि बहुत सारे टर्न हो गए, मल्टी टर्न कॉइल। कभी क्या है आपकी सिंगल टर्न कॉइल। ठीक है, सिमिलरली टू कॉइल। अब देखो ये एक कॉइल थी आपके पास, यहाँ देखो एक कॉइल है तो इसमें नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं, कंडक्टर ये दो है। अगर मैं ऐसी दो कॉइल बनाऊंगी, ये एक और इसी में जाके इस तरह से
इस तरह से ये। तो ये क्या है, 2 कॉइल, ये है आपकी 2 कॉइल। तो इसमें नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हो गए, 1 2 3 4। तो जब 2 कॉइल्स है तो मेरे पास नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हो गए, 4। ऐसे ही अगर सपोज में 3, यहाँ पे देखो 4 कॉइल है, 1 2 3 4, तो इसमें नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जितनी आपके पास कॉइल होगी, नंबर ऑफ कंडक्टर उसके डबल होता है हमेशा। क्योंकि कॉइल में क्या होता है, इस तरह से बनाता है, तो अगर एक कॉइल है तो नंबर ऑफ कंडक्टर आपके पास 2 होंगे। इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, नंबर ऑफ कंडक्टर इक्वल्स टू कितने होंगे, 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ कॉइल। मतलब जितनी भी आपकी नंबर ऑफ कॉइल है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सपोज मैंने आपको एक मशीन है, उसमें मेरे पास 12 नंबर ऑफ कंडक्टर है, ठीक है। अब मैं आपसे 12 कॉइल्स है, उसमें 12 कॉइल्स है। अब अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैंने आपको बोल दिया कि मेरे पास एक मशीन है, उसके पास 12 कॉइल्स है आपके पास, तो नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हुए, तो नंबर ऑफ कंडक्टर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी कि 24 हुए, ठीक है। तो जितनी भी आपके पास कॉइल होगी उससे जस्ट डबल होंगे आपके पास नंबर ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अब देखते हैं इसके न्यूमेरिकल। अब छोटे छोटे एक दो टर्म्स और है। फर्स्ट चीज है कॉइल ग्रुप। कॉइल क्या होता है, वन और मोर कॉइल्स कनेक्टेड इन सीरीज आर कॉल्ड कॉइल ग्रुप। मतलब ये इस तरह से सीरीज है, वो जो आपकी कॉइल्स है वो इस तरह से अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो ये सब क्या बनाएगी, एक पूरा ग्रुप बना लेगी। तो अगर एक से ज्यादा कॉइल इस तरह से सीरीज में कनेक्टेड है तो अपन उसको बोलते हैं कॉइल ग्रुप। अब देखो कॉइल ग्रुप कैसे निकालते हैं, हमेशा याद रखना। कॉइल ग्रुप का आपके पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कॉइल ग्रुप, कितने कॉइल, हाँ ठीक है, नंबर ऑफ कॉइल ग्रुप आप कैसे निकालते हो, एम मल्टीप्लाई बाय पी। एम होता है आपका नंबर ऑफ फेज, यानी कि जितने भी फेज आपके पास, 3 फेज मोटर है, 2 फेज मोटर है, जो भी जितने भी फेज के मोटर है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पोल। जब आप ये कर दोगे, नंबर ऑफ फेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पोल, तो आपके पास क्या आएगा, नंबर ऑफ कॉइल ग्रुप। नंबर ऑफ कॉइल ग्रुप, कितने कॉइल ग्रुप है आपके पास। तो देखो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा, okay, how many number of coil group are there in a machine having 4 pole and 3 phase। तो आपको क्या करना है, जैसे 4 pole और 3 phase बोला है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल हो जाएगा आपके पास 12 नंबर ऑफ कॉइल ग्रुप, ठीक है। अब न्यूमेरिकल देखते हैं इसमें। जैसे फर्स्ट चीज बताइए इसमें, टोटल नंबर ऑफ कॉइल ग्रुप इक्वल्स टू एम सी। एम है आपका नंबर ऑफ फेज, होता है आपका नंबर ऑफ पोल, ठीक है। अब यही चीज इसमें इस तरह से पूछ ली, टोटल नंबर ऑफ कॉइल ग्रुप पर फेज कितना हुआ। तो पहले आप टोटल नंबर ऑफ कॉइल ग्रुप निकाल लो, उसको पर फेज बोल रहा है तो जितने भी फेज है आपके पास उससे मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह से अपने न्यूमेरिकल देखेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। जहां जो समझ नहीं आए बताना। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, find the total number of coil group for a three phase 6 pole machine। तो अभी अपन ने पढ़ा टोटल नंबर ऑफ कॉइल ग्रुप क्या होता है, मतलब कितनी कॉइल्स ऐसी है जो ग्रुप में कनेक्टेड है। तो उसका फॉर्मूला होता है एम पी। एम क्या होता है, नंबर ऑफ फेज, और पी होता है नंबर ऑफ पोल। तो ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ फेज कितना है आपके पास, 3। नंबर ऑफ पोल कितने हैं आपके पास, 6। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो 18। तो 18 आपके पास कॉइल ग्रुप कनेक्टेड है। 18 क्या हो गया आपके पास, कॉइल ग्रुप कनेक्टेड हो गए। नेक्स्ट आता है आपके पास पोल पिच। पोल पिच अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पोल पिच क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट अपोजिट। सपोज आपके पास एक एन है, उसके पास में तो एडजेसेंट जो भी आपके पास पोल होगा अपोजिट वाला, तो उसके अपोजिट क्या होगा आपके पास, एस होगा। इनके बीच की जो एंगुलर डिस्टेंस होती है, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पोल, द एंगुलर डिस्टेंस, जो एंगुलर डिस्टेंस है बिटवीन टू एडजेसेंट पोल, जो भी एकदम दो पास वाले पोल्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी उसी को अपन बोलेंगे पोल पिच।
तो कितनी होती है ये डिस्टेंस, हमेशा याद रखना 180 डिग्री। कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो पोल पिच की वैल्यू होती है 180 डिग्री, मतलब कोई सी भी मशीन हो उसमें कितने भी पोल हो, सपोज यहाँ पे आपके पास 4 पोल है तो हमेशा पोल इस तरह से बनेंगे, एन एस एन एस, इस तरह से। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 180, ये 180 होगा, ये 180 होगा, ये 180 होगा। तो कभी भी तो दो पास है इनके बीच की डिस्टेंस होगी 180। अब जब आपको पता है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 180 है तो आप इजीली बता सकते हो कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। समझ आ रही है चीजें? देखो अगर मैंने बोला दो एडजेसेंट पोल के बीच की डिस्टेंस 180 है, मतलब अपोजिट वाले के बीच में डिस्टेंस है 180, तो सेम पोल वाले के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी? नहीं, अपोजिट में इन दोनों में 180 है, इन दोनों में भी 180, इन दोनों में भी 180, तो बेसिकली इसमें कितना हो गया? 360 हो गया ना, वही मैं बोलती हूँ। देखो अगर मान लो मेरे पोल भी है ये n 3 4 5 6 7 8 पोल भी है, तो हमेशा पोल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? हमेशा इस तरह से बनेंगे, एक n बनेगा तो उसके पास वाला s बनेगा, ये n s n s n s। क्योंकि क्या होगा, कभी भी ऐसा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा कि ये n है तो इसके पास में भी n हो जाए, n के पास में हमेशा s ही आएगा आपके पास। तो अपनी पोल पिच क्या होती है, जो दो पास वाले पोल होते हैं एकदम एडजेसेंट एक दूसरे के पास में, जो दो पोल होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस होती है। तो द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट अपोजिट पोल, जो दोनों पास पास में जो अपोजिट पोल है उनके बीच की एंगुलर डिस्टेंस को ही अपन बोलते हैं पोल पिच। तो जब इन डिफरेंट वालों में 180 है, ये दोनों भी 180 है, तो ये कितना हो जाएगा फिर अपना, ये 180 प्लस ये 180 360 हो जाएगा। ये अगर इन दोनों में देखना है तो इसमें और 180 जोड़ लो, इसमें और 180 प्लस कर लो, फिर 180 180 180 इस तरह से 180 प्लस करते जाओ। तो यहाँ देखो, तो ये जो आपके पास आ रहा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आई आपके पास 180 डिग्री, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आई आपके पास 360 डिग्री, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपके पास आई 540, हाँ, इन दोनों की सपोज आई 720। तो ये जो भी डिस्टेंस आ रही है ये क्या है आपकी एंगुलर, ये है आपकी एंगुलर थीटा ई, इलेक्ट्रिकल डिग्री आ रही है ये इलेक्ट्रिकल डिग्री। क्योंकि बेसिकली अगर आप वैसे देखो मैकेनिकल व्यू से, तो आपको पता है मैकेनिकली जब अपन बोलते हैं पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया तो कितना एंगल बनता है मैकेनिकली? 360 डिग्री। तो जब मैं इस तरह से बोल रही हूँ ये पूरा एंगल है 360 डिग्री, तो ये है आपका मैकेनिकल डिग्री में, थीटा मैकेनिकल डिग्री में ये पूरा 360। और इलेक्ट्रिकल में तो पूरा एंगल कंप्लीट होने में कितना लग जाएगा? 180 प्लस 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 180, यानी कि इतने टाइम्स हो जाएगा आपका, तो वो होगा इलेक्ट्रिकल एंगल से इक्वल। तो जब भी आपकी मशीन में बात आएगी तो पहले एक बार ये देखना कि वो इलेक्ट्रिकल में लिखा हुआ है या मैकेनिकल में, तो उसको किस में आपको चेंज करना है। जिसमें अपन को चेंज करना है, तो आप इसको ऐसे भी निकाल, थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर हमेशा होता है P/2 थीटा मैकेनिकल। ये इनमें फॉर्मूला है, ये अपन ने एक बार पहले भी पढ़ा था, लेकिन इसका क्लोजली अब आपको पता चल रहा है। इलेक्ट्रिकल वाला थीटा क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, जैसे अभी अपन ने देखा एन एस। इसमें टोटल थीटा इलेक्ट्रिकल डिग्री टोटल कितना है, कोई बता सकता है? एक पूरा सर्किट करने में इलेक्ट्रिकल डिग्री में थीटा ई की वैल्यू क्या होगी, कितनी? वेरी गुड, 720। और मैकेनिकल एंगल कितना होगा? मैकेनिकल जैसे अपन जो अपन नॉर्मल हमेशा पढ़ते हुए आए, मैकेनिकल एंगल होगा इसका 360 और इलेक्ट्रिकल एंगल 720। सही जवाब, एकदम गुड। 720 अपन ने कैसे निकाला? देखो बेटा, इन दोनों का हमेशा अपन बोलते हैं 180 है, इसका भी निकालना है तो 180 प्लस 180 360, ये दोनों भी निकालोगे तो 360 प्लस 180 540, ये दोनों भी निकालोगे तो 540 प्लस 180 720। तो टोटल इलेक्ट्रिकल एंगल हो गया आपका 720, लेकिन मैकेनिकल एंगल कितना है आपका 360 डिग्री। तो ये चीज ध्यान रखना।
अब देखो, तो पोल पिच क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू एडजेसेंट पोल, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू एडजेसेंट पोल इज कॉल्ड एज पोल पिच। पोल पिच हमेशा आपकी होती है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसको आप, अगर आपको एक मशीन दे दी, उसमें आपको नंबर ऑफ स्लॉट्स और पोल दे दी, तो आप उससे भी पोल पिच फाइंड आउट कर सकते हो। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पोल पिच इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ स्लॉट्स, कितने स्लॉट्स है आपके पास, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल। देखो स्लॉट्स का क्या मतलब है? स्लॉट्स होता है ये जो इस तरह से, अपना जो स्टेटर है वो इस तरह से बना होता है, पूरा ऐसे सर्कल होता है और उसके अंदर इस तरह से स्लॉट्स बने होते हैं। ये तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10 जो भी है ना, तो इस यहाँ पे अपन कंडक्ट करते हैं। तो ये पूरा सर्कल होता है, लेकिन उसके अंदर इस तरह से स्लॉट्स बने होते हैं। तो पोल पिच कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ स्लॉट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल, ये याद रखना। ये होता है आपका पोल पिच। और पोल पिच का एंगल हमेशा आपका होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं ये, कैलकुलेट द पोल पिच फॉर अ 3 फेज, इसको मत देखना, कैलकुलेट तुम लोग करके बताओगे। कैलकुलेट द पोल पिच फॉर अ 3 फेज 4 पोल AC मशीन हैविंग 36 स्टेटर स्लॉट्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे पोल पिच? ये देखो अपने पास पोल पिच का फॉर्मूला भी है। आपको उसने बोला है आपके पास एक 3 फेज मोटर है जिसके अंदर 4 पोल है और 36 स्लॉट्स है। तो अपना अपन को पता है कि पोल पिच कितना होता है? नंबर ऑफ स्लॉट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल। तो स्लॉट्स है आपके पास 36, पोल्स कितने हैं आपके पास? 4। तो 36 डिवाइड बाय 4 ये हो जाएगा आपका 9 आंसर। तो 9 हो जाएगी आपकी पोल पिच की वैल्यू, इस तरह से। नेक्स्ट ये है आपकी पोल पिच। अब ऐसे ही होता है आपका कॉइल पिच। पिच मतलब होता है डिस्टेंस, तो पोल के बीच की डिस्टेंस देखोगे तो उसको बोलेंगे पोल पिच, और कॉइल के बीच की डिस्टेंस देखोगे तो उसको बोलेंगे कॉइल पिच। तो कॉइल पिच क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्टिव साइड ऑफ द सेम कॉइल। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्टिव साइड्स, ये एक्टिव साइड्स है, ऑफ द सेम कॉइल अंडर एडजेसेंट अपोजिट पोल। मतलब यहाँ पे N है, यहाँ पे S है, इसके अंदर ये जो दो एक्टिव साइड है इसके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं अपन कॉइल पिच। फुल पिच कॉइल अगेन आगे इफ दिस इक्वल्स टू दिस। कॉइल पिच फुल पिच है तो उसको बोलेंगे फुल पिच, और शॉर्ट पिच क्या बोलेंगे? अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो उसको बोलेंगे शॉर्ट पिच। तो फुल पिच में क्या होता है? एंगल हमेशा 180 डिग्री रहता है, क्योंकि ये इसके इक्वल है और इसकी वैल्यू 180 है। तो फुल पिच में क्या होगा? एंगल हमेशा आपके पास 180 आएगा। शॉर्ट पिच में क्या होता है? ये दोनों इक्वल नहीं रहते हैं, तो एंगल हमेशा 180 से कम आता है। तो अपना जो एंगल होता है वो 180 ना रह के 180 माइनस एल्फा रह जाता है। ठीक है, उस एल्फा को ही बोलते हैं अपन कॉर्डिंग एंगल, CHORDING, कॉर्डिंग एंगल। ये जो एल्फा से लेस रह जाता है ये, उसको बोलते हैं अपन कॉर्डिंग एंगल। अब देखो इस एल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? 180 डिवाइडेड बाय 4। फॉर्मूले थोड़ी थोड़ी लर्न करने पड़ेंगे आपको। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि अपने पास एक शॉर्ट पिच कॉइल है, वो आपको कुछ कुछ डेटा दे देगा और वो आपसे पूछेगा फाइंड द कॉर्डिंग एंगल, CHORDING, कॉर्डिंग एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? या तो वो खुद आपको बता देगा पोल पिच कितनी है, या फिर आप खुद पहले कैलकुलेट करोगे। तो पोल पिच अपन ने पढ़ा, पोल पिच क्या होती है? नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल। पहले ये वाला फॉर्मूला लगा के अपन पोल पिच फाइंड आउट करेंगे, फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके अपन कॉर्डिंग एंगल फाइंड आउट करेंगे। बस यही देखना है आपको। अब एक बार ये देखते हैं, फाइंड द एंगल, find the angle between the adjacent slots of a three phase 6 pole rotor having 36 slots। अब देखो, अब ये क्या बोल रहा है कि अभी इसमें डिटेल में क्वेश्चन दिया है, वो बोल रहा है आपके पास शॉर्ट पिच वाइंडिंग है, शॉर्ट पिच आपके पास कॉइल है, तो बोल रहा है आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अल्फा इक्वल्स टू होता है 180 डिवाइडेड बाय 4 पिच। वॉइस नहीं आ रही?
अभी देखो अभी भी पॉइंट क्लियर। देखो मैं क्या कह रही हूँ आपको, जैसे कि उसने आपको ये क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द एडजेसेंट स्लॉट्स ऑफ ए 3 फेज 6 पोल मोटर हैविंग 36 स्लॉट्स। मतलब वो आपको बोलेगा कि आपके पास क्या है, शॉर्ट पिच कॉइल है। अब आपको इस शॉर्ट पिच कॉइल का एंगल निकालना है अल्फा। मतलब अगर फुल पिच कॉइल होती तो एंगल आप खुद ही बोल देते 180 है, इस तरह से। बस शॉर्ट पिच कॉइल है, शॉर्ट पिच कॉइल का एंगल क्या होता है, ये वाली चीज होती है 180 माइनस अल्फा। तो ये जो बच गया ये होता है आपका अल्फा। आपको इस अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा होता है आपका कॉर्डिंग एंगल। अल्फा इक्वल्स टू की वैल्यू होती है 180 डिवाइडेड बाय पोल पिच। अब बताओ इसमें पोल पिच क्या होगी, इस वाले क्वेश्चन को देख के। देखो पोल पिच का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ स्लॉट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल। तो सबसे पहले या तो वो खुद आपको दे देगा पोल पिच, अगर उसने नहीं दी तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो पोल पिच आपने निकाली नंबर ऑफ स्लॉट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल। तो 36 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि पोल पिच आपके पास आई 6। फिर आपको निकालना है एल्फा। तो एल्फा इक्वल टू होता है 180 डिवाइडेड बाय 6। 180 डिवाइड बाय 6 करो 30 डिग्री, यानी कि इस एल्फा की वैल्यू आई है 30 डिग्री। और ये जो कॉइल के बीच में ये वाला एंगल बन रहा है, ये बन रहा है आपका 150 डिग्री। हाँ देखो इससे अपन को क्या पता चला कि फुल पिच कॉइल होता तो ये एंगल बनता अपना 180 डिग्री। अब शॉर्ट पिच कॉइल है तो ये एंगल कितना बना आपके पास, 150 डिग्री। और ये अल्फा की वैल्यू है 30 डिग्री। 150 प्लस 30 180 हो गया ना। इस तरह से शॉर्ट पिच का हमेशा वो एग्जाम में ये कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन आता ही आता है। वो आपसे कुछ भी पूछ लेगा कि ओके एक्सप्लेन कॉन्सेंट्रेटेड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइंडिंग, और साथ में एक क्वेश्चन दे देगा ये शॉर्ट पिच वाइंडिंग है, इतने नंबर ऑफ पोल, तो आपको कॉर्डिंग एंगल कैलकुलेट करना है। तो अल्फा तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अल्फा वो आपसे कैलकुलेट करवाता ही है। तो ध्यान रखना, अगर उसने पोल पिच दिया हुआ है तब तो आप 180 बाय पोल पिच कर लेंगे। अगर उसने पोल पिच नहीं दिया हुआ है तो पहले अपन पोल पिच कैलकुलेट करेंगे। पोल पिच होता है नंबर ऑफ स्लॉट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल, याद रखना। ये पहले कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, फिर अपन अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पिच फैक्टर या कॉइल स्पान फैक्टर या कॉर्डिंग फैक्टर। अब देखो ये क्या होता है, when the two sides of the same coil are short pitched by an angle alpha, the EMF induced in two coil sides have a phase difference of alpha. Due to the phase difference, the actual EMF is reduced by a factor, and this factor is called as pitch factor। क्या कह रहा है यार कि जब आपने 180 डिग्री का गैप रखा था इस तरह से, तो आपका EMF कितना आ रहा था, 2E, इस तरह से आ रहा था फुल पिच में। जब आपने क्या किया, शॉर्ट पिच वाइंडिंग यूज में ली इस तरह से, तो आपका ईएमएफ जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका ईएमएफ आएगा 2E cos अल्फा बाय 2। तो जब आप देखोगे तो आपका जो ईएमएफ है वो रिड्यूस हो गया है, किस किस फैक्टर से रिड्यूस हो गया है, इस फैक्टर से रिड्यूस हो गया है। तो जिस फैक्टर से रिड्यूस हुआ है उसका नाम ही होता है पिच फैक्टर। कंफ्यूज मत होना, पिच फैक्टर ये इसका नाम है। तो इसकी डेफिनेशन भी इसने यही बोली है कि जब फुल पिच कॉइल में बेसिकली अपना ईएमएफ था ये, जब अपन ने शॉर्ट पिच कॉइल यूज में ली और जब ईएमएफ कैलकुलेट किया तो अपना ईएमएफ आया ये। तो अपन ने देखा अपना ईएमएफ कुछ थोड़ा बहुत रिड्यूस हो गया। किस फैक्टर से रिड्यूस हुआ, इस फैक्टर से, क्योंकि 2E तो पहले भी था। इस फैक्टर से आपका ईएमएफ रिड्यूस हो गया। तो इस फैक्टर को ही बोला जाता है पिच फैक्टर। ये भी बहुत कैलकुलेट करने के लिए आता है। पिच फैक्टर कुछ नहीं करना, कॉस अल्फा बाय 2। जैसे अभी आपने अल्फा की वैल्यू निकाली, अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। अब फाइनली मैं आपसे पूछती हूँ कैलकुलेट द पिच फैक्टर। तो पिच फैक्टर कैसे निकालेंगे अपन, कॉस कॉस अभी अपन ने अल्फा की वैल्यू निकाली 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। तो कॉस 15 की जो भी वैल्यू होगी वो हो जाएगा आपका पिच फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारे क्वेश्चन आते ही आते हैं कंपटीशन एग्जाम में भी। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते ही है, क्योंकि बिना कैलकुलेटर के भी अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोज अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री आता है अपने पास, तो केपी क्या हो जाता है, पिच फैक्टर कितना हो जाता है, कॉस अल्फा बाय 2, यानी कि कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू सबको पता होती है। इस तरह से अपन पिच फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो इसके कितने सारे नाम है, पिच फैक्टर भी इसी को बोलते हैं, कॉइल स्पान फैक्टर भी इसी को बोलते हैं, और कॉर्डिंग फैक्टर भी इसी को बोलते हैं।
अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनसे पूछते हैं कॉइल स्पान फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा है, कॉइल स्पान। कॉइल स्पान मतलब इस जो दो कॉइल है उसके बीच की ये डिस्टेंस, और कॉइल स्पान फैक्टर आ गया तो उसका मतलब है ये। तो कंफ्यूज मत होना, वो किसी भी टर्म से आपसे पूछ सकता है कॉइल स्पान और कॉइल स्पान फैक्टर। देन नेक्स्ट आता है आपका एक न्यूमेरिकल है, देखो इस तरह से क्वेश्चन आता है, फाइंड द पिच फैक्टर, यानी कि ये फाइंड द पिच फैक्टर फॉर अ 3 फेज 4 पोल एसी मशीन wound for 36 slots with a coil span of this। बताओ क्या करा है इसने। देखो इसने क्या किया है, विथ अ कॉइल स्पान ऑफ 40 डिग्री। पता है ये कौन सी वैल्यू दी है, जब अपने फुल पिच था तो ये था अपना 180, जब शॉर्ट पिच था तो ये कितना था अपना 180 माइनस अल्फा। तो इसकी जो वैल्यू है, अब की बार उसने इसी क्वेश्चन को देखो कितना अच्छे से घुमाया है, उसने इस वाले एंगल की वैल्यू दी थी 140। अगर ये वाला एंगल आपका 140 है तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से देखो। हाँ देखो ये अपना है, यहाँ पे अपन बोलते हैं फुल पिच में एंगल होता है 180। अब इस बार उसने आपको कैलकुलेट करवाया नहीं, उसने बोला मेरे पास एक कॉइल है, उसका जो एंगल है वो है 140। तो अपन को खुद को पता चल गया कि 140 है, मतलब ये किस टाइप की कॉइल है, शॉर्ट पिच कॉइल है। अगर वो बोलता 180 है तो अपन बोल देते कि हाँ ये तो फुल पिच कॉइल है, बट 140 का मतलब क्या है, ये शॉर्ट पिच कॉइल है। अब शॉर्ट पिच कॉइल है तो इसका कॉर्डिंग एंगल कितना है, ये जो अल्फा, ये कितना होगा, अपन को पता है टोटल होता है 180, 140 ये है तो अल्फा कितना निकलेगा अपना 40, बस। तो ये अपन ने 40 निकाल दिया। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, अल्फा की वैल्यू पता चल गई, और ये पिच फैक्टर पूछ रहा है, तो पिच फैक्टर होता है आपका केपी इक्वल्स टू कॉस अल्फा बाय 2। बस ये कैलकुलेट कर दीजिएगा आंसर। समझ आ रहा है क्या तुम लोगों को। यस। देखो ये एक लास्ट फॉर्मूला है आपका इस टॉपिक का, एक लास्ट ये भी याद रखो, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका अल्फा है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, इट इज डिफाइंड it is defined as the ratio of phasor addition of EMF induced in all the coil distributed in M slots under one pole region to arithmetic addition of EMF induced in all coil distributed in M slots under one pole region। मतलब बेसिकली क्या है कि अगर आपने वाइंडिंग इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग रखी है, तो अपन ने डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कैसी होती है, यहाँ पे होगी, फिर यहाँ होगा, ये वायर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ये एक बार हो गई कॉइल। फिर इसी तरह से दूसरी कॉइल आएगी, वो भी इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो जब आपने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग ली है, एक तो आप उसका तब ईएमएफ कैलकुलेट करो, ठीक है, और एक आपने लिया है एकदम कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग, तो एक आप उसका ईएमएफ तब कैलकुलेट करो। तो आप देखोगे कि इस टाइम पे ईएमएफ की वैल्यू अगर इतनी आ रही है, तो जब डिस्ट्रीब्यूटेड है उस टाइम पे ईएमएफ की वैल्यू थोड़ी कम आएगी। तो जिस फैक्टर से वो कम आएगी वही फैक्टर होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। सेम जैसे अपन ने यहाँ पे पढ़ा था, एक बार अपन ने यहाँ ईएमएफ कैलकुलेट किया, एक बार अपन ने यहाँ ईएमएफ कैलकुलेट किया, तो यहाँ आया ये, यहाँ आया ये, तो अपन ने क्या बोला, ये वाला ईएमएफ कम है इस फैक्टर से, तो इसी फैक्टर को अपन ने बोल दिया पिच फैक्टर। सेम वही चीज है, एक बार डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है, इसमें पूरा अपन ने ईएमएफ कैलकुलेट किया, एक बार अपन ने कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग में ईएमएफ कैलकुलेट किया, तो अपन को पता चला कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है इसमें फेजर सम होता है, तो इसका ईएमएफ थोड़ा कम आया है। तो जिस फैक्टर से ये ईएमएफ कम हुआ है उसी फैक्टर को अपन बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। उसका फॉर्मूला लर्न करना, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इक्वल्स टू होता है साइन एम बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय एम साइन बीटा बाय 2। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सी चीजें क्या है, एम होता है आपका नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज, मतलब टोटल कितने स्लॉट्स हैं उनको डिवाइड करना है आपको पोल से, फिर जो भी आंसर आए उनको डिवाइड करना है आपको पर फेज से। तो नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज ये होता है आपका एम, ठीक है। एक चीज होती है आपकी वाइंडिंग फैक्टर। वाइंडिंग फैक्टर क्या होता है, केपी मल्टीप्लाई बाय के डी, ये भी वो कैलकुलेट करवा लेता है। तो केपी क्या होता है आपका, ये पिच फैक्टर जो आपने कैलकुलेट किया,
KD क्या होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो आपने कैलकुलेट किया, तो KW होता है KP मल्टीप्लाई बाय KD, इनका मल्टीप्लीकेशन होता है वाइंडिंग फैक्टर। तो अगर आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, इसकी कर दी, तो आपको पूछेगा वाइंडिंग फैक्टर कैलकुलेट करो। जैसे KP इक्वल्स टू यह आया, KD इक्वल्स टू कुछ और आया, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा आपका वाइंडिंग फैक्टर। अब ये जो वाइंडिंग फैक्टर है यही वहां पे था जो आपकी EMF इक्वेशन में आता है, उस टाइम पे आपको समझ नहीं आया होगा। ये देखो, जब अपन कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग लेते हैं, अब आपको ये चीजें समझ में आएगी, इस तरह से सारी एक ही जगह घटती है, ठीक है, तो आपकी EMF इक्वेशन सीधी ये हो जाती है। इसमें आपका कोई भी पिच फैक्टर वाली टर्म नहीं आती, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर वाली टर्म नहीं आती है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, जब आपकी वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूट होती है तो ये वाली टर्म भी नहीं आती, पिच फैक्टर वाली भी कोई टर्म नहीं आती, तो आपका EMF होता है ये। जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग लेते हो इस तरह से सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हुए उसको, तो आपकी EMF इक्वेशन यही रहती है, लेकिन ये किससे मल्टीप्लाई हो जाती है, KP से और KD से। KP क्या है आपका पिच फैक्टर, अभी अपन ने पढ़ा शॉर्ट पिच कॉइल में अल्फा, तो ये cos α/2, तो ये वो KP है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। तो जब भी आपको डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग हो तो उसके अंदर ये दोनों टर्म भी आपको इन्वॉल्व करनी होती है, उसी के अंदर आती है। बाकी इस वाली कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग के लिए इन दोनों की वैल्यू होती है 1, ये ध्यान रखना। तो बस ये एक बार टर्म्स याद रखना, क्या क्या टर्म्स अपन ने पढ़ी है आज, अपन ने क्या क्या टर्म्स पढ़ी है। सबसे पहले कॉइल ग्रुप कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ पोल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फेज। दूसरी चीज अपन ने पढ़ी पोल पिच क्या होती है, तो ये 2 पोल है, इसके बीच की एंगुलर डिस्टेंस होगी पोल पिच, तो ये होती है 180 डिग्री। कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको, स्लॉट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। देन अपन ने पढ़ा कॉइल पिच क्या होती है, कॉइल पिच तो एक कॉइल के बीच में जो डिस्टेंस है ये होती है कॉइल पिच। देन अपन ने देखा शॉर्ट पिच कॉइल क्या है, फुल पिच कॉइल क्या है, पिच फैक्टर क्या है, KP cos α/2। आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है और वाइंडिंग फैक्टर क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक में कोई भी डाउट है, बस यही है आज का अपना। यहाँ तक में जो भी डाउट है आप पूछो, कोई न्यूमेरिकल जो समझ में नहीं आया हो